हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। इस टॉपिक से पहले इकोसिस्टम से रिलेटेड दो टॉपिक और कवर हो चुके हैं, जिसमें पहला हमने देखा था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का डेफिनेशन एंड इकोसिस्टम के कंपोनेंट। और दूसरे वीडियो में हमने देखा था इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्टेजेस और इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स। इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स में हमने हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन एंड जीरोस्फीयर सक्सेशन को देखा था। हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन और जीरोस्फीयर सक्सेशन की दो वीडियोस हैं, जिसमें मैंने इन सभी को अच्छे से समझाया है। आप चाहे तो वो वीडियो चैनल में जाके देख सकते हैं, या फिर उन वीडियोस का लिंक आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो के लास्ट में जो वीडियो सजेस्ट किया जाएगा वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम साइनेप्सिस देखेंगे। साइनेप्सिस के माध्यम से हम यह जानेंगे कि इस वीडियो में आपको आगे चलकर इस टॉपिक के बारे में कौन कौन सी जानकारी देने वाले हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकेंड में देखेंगे इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम जानेंगे कि इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह किसे कहते हैं, या फिर इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किसे कहते हैं। थर्ड में देखेंगे हम ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में हम जानेंगे कि इकोसिस्टम में कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं, या फिर कितने ऊर्जा स्तर होते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में एनर्जी फ्लो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। यदि हम इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के स्टेप्स की बात करें तो यह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें से पहला है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी और दूसरा है फ्लो पथ ऑफ एनर्जी। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी में हम देखेंगे कि सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, उस ऊर्जा को पृथ्वी पर कौन संग्रहित करता है और कैसे करता है। और फ्लो पथ ऑफ एनर्जी में हम देखेंगे कि सूर्य के जिस ऊर्जा का संग्रहण हुआ है, जिसके द्वारा भी उस ऊर्जा का संग्रहण हुआ है, उस ऊर्जा का पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं में किस प्रकार से प्रवाह होता है, उसके बारे में हम इस पॉइंट में जानेंगे। उसके बाद 5 में देखेंगे हम कंक्लूजन और 6 में देखेंगे हम रेफरेंस बुक। तो फ्रेंड्स, इतने टॉपिक हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा इंट्रोडक्शन। प्रत्येक इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है तथा प्रत्येक इकोसिस्टम में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक जीव पाए जाते हैं, जिनमें से सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करने के लिए केवल उत्पादक ही सक्षम होते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य के ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है, और फिर यह रासायनिक ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ता और उपभोक्ता से अपघटक और अपघटक से वातावरण में मुक्त हो जाता है। ऊर्जा का प्रत्येक ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण के समय 90% ऊर्जा का ह्रास होता है और 10% ऊर्जा ही आगे पोषक स्तर में पहुंच पाता है। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह कहलाता है, और प्रत्येक ऊर्जा स्तर में 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो पाती है। अतः इसे लॉ ऑफ 10% का नियम भी कहते हैं। यदि हम इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करें तो हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हमें यहाँ पर एक सन दिखाई दे रहा है, और इस सन से जो एनर्जी है वह हमें इकोसिस्टम में आते हुए दिखाई दे रही है। इकोसिस्टम में बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जैसे गाय, खरगोश, बकरी, मोर, हिरण, शेर, भालू, चीता, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव आदि दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जितने भी पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं उसको हम उत्पादक कहते हैं, और जितने भी पशु पक्षी, जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं उसको हम उपभोक्ता कहते हैं, और जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं उसको हम अपघटक कहते हैं। इकोसिस्टम में हमें जितने भी सजीव दिखाई दे रहे हैं, इन सभी सजीवों में से केवल पेड़ पौधे ही ऐसे सजीव हैं जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सक्षम हैं। अब पेड़ पौधे ही सूर्य का ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सक्षम क्यों हैं? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जितने भी सजीव पाए जाते हैं उनमें से केवल पेड़ पौधे ही ऐसे सजीव हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाता है। दूसरे सजीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता है, यह अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। अपने भोजन का निर्माण करने के लिए पेड़ पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण नामक एक क्रिया करते हैं। इसी क्रिया को पूर्ण करने के लिए पेड़ पौधे सूर्य से आने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा वातावरण में उपस्थित जल और CO2 भी महत्वपूर्ण होते हैं।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने से पहले सूर्य की ऊर्जा जो थी वह ऊष्मा के रूप में या प्रकाश ऊर्जा के रूप में होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के पश्चात यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में या फिर भोज्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित होकर पौधों के अंदर संचित हो जाती हैं। उसके बाद पौधों में संचित ऊर्जा का कुछ भाग पौधों को ग्रहण करने वाले जंतुओं, जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं, उसमें स्थानांतरित हो जाती हैं। और फिर जब इन उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है तो इनके मृत शरीर का अपघटन करने वाले जीव, जिसे हम अपघटक कहते हैं, तो अपघटक जब इसके मृत शरीर का अपघटन करते हैं तो यह ऊर्जा उपभोक्ता से अपघटक में स्थानांतरित हो जाता है और अपघटक जो होता है वह ऊर्जा को सीधे वातावरण में मुक्त कर देता है। इस प्रकार से इकोसिस्टम में पेड़ पौधों से होते हुए जीव जंतु, जीव जंतुओं से होते हुए अपघटक और अपघटक से होते हुए पुनः वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह के क्रम में एक विशेष बात होती है कि जब भी कोई एक स्तर दूसरे स्तर को ग्रहण करता है तो उसमें केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। इसे हम उदाहरण से समझें तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पौधा है, मान लीजिए इस पौधे में 100% ऊर्जा है। जब कोई जीव जैसे गाय, बकरी या खरगोश इस पौधे को ग्रहण करेगा तो इसमें से जो 100% ऊर्जा है उसमें का केवल 10% ऊर्जा ही गाय, बकरी या खरगोश में आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर को ग्रहण करेगा तो उसमें केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होगी। इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ 10% या 10% का नियम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ 10% या 10% के नियम को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपको इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो ना पूछकर आपको लॉ ऑफ 10% का नियम करके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो भी आपको इसी आंसर को लिखना है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखेंगे हम इसका डेफिनेशन। सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का इकोसिस्टम के प्रत्येक पोषक स्तर में स्थानांतरण की प्रक्रिया को इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें यह बोला जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा जो इकोसिस्टम में आती है उसको पौधों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है और यह संचित ऊर्जा पौधों को ग्रहण करने वाले जीवों में स्थानांतरित हो जाती है और जीवों की मृत्यु के पश्चात यह अपघटक में स्थानांतरित हो जाती है और अपघटक से यह पुनः वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम के प्रत्येक पोषक स्तर में सूर्य के ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इकोसिस्टम के प्रत्येक ऊर्जा स्तर में सूर्य के ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसके बाद थर्ड में देखेंगे ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, इकोसिस्टम में निम्नलिखित ट्रॉफिक लेवल या ऊर्जा स्तर होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सभी ट्रॉफिक लेवल या सभी ऊर्जा स्तर को रीड कर लेते हैं। उसके बाद सभी ट्रॉफिक लेवल या सभी ऊर्जा स्तर को एक डायग्राम की हेल्प से एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है हमारा प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करके रख लेते हैं। इसे हम प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसे हिंदी में हम प्राथमिक ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। इसके अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं जो हरे पेड़ पौधों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसे हम सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसे हिंदी में द्वितीयक ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है गाय, बकरी, खरगोश आदि। थर्ड है टर्सरी ट्रॉफिक लेवल। इसके अंतर्गत मांसाहारी जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतु को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसे हम टर्सरी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसे हिंदी में तृतीयक ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इसका उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, मोर, भेड़िया आदि। चौथा है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इसके अंतर्गत सर्वोच्च मांसाहारी जीव आते हैं जो टर्सरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा यह स्वयं किसी का भोजन नहीं बनते हैं। इसे हम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। हिंदी में इसे चतुर्थ पोषक स्तर कहा जाता है। इसका उदाहरण है शेर, चीता, लोमड़ी, चील आदि। पांचवा है फाइव ट्रॉफिक लेवल। इसके अंतर्गत अपघटक आते हैं जो जीवों के मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन करके ऊर्जा को वातावरण में मुक्त कर देते हैं। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, मशरूम, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रवाह पौधों से होते हुए पृथ्वी के प्रत्येक जीवों में होता है तथा अंत में अपघटक के द्वारा ऊर्जा को पुनः वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी ट्रॉफिक लेवल या सभी ऊर्जा स्तर को इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो पिरामिड हमें दिखाई दे रहा है उसके सबसे निचले हिस्से में हमें पादप दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम उत्पादक कहते हैं और इसको हम प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल जो होता है वह सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में या फिर भोज्य पदार्थ का निर्माण करके संचित कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर में होता है सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। यहाँ पर आपको इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कंज्यूमर प्राइमरी है और सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल है। देखिए, यहाँ पर कंज्यूमर और ट्रॉफिक लेवल का अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पर जो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल है वह कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर होगा, और जो टर्सरी ट्रॉफिक लेवल होगा वह सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होगा वह टर्सरी कंज्यूमर होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल है वह प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल को भोजन के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत बकरी, हिरण, खरगोश आदि जीव आते हैं। इसे हम शाकाहारी भी कहते हैं। यह केवल हरे पेड़ पौधों को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके ऊपर में दिखाई दे रहा है टर्सरी ट्रॉफिक लेवल। टर्सरी ट्रॉफिक लेवल वाले जीव जो होते हैं वह सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल वाले जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत सांप, मेढक, भेड़िया आदि आते हैं। इसे हम मांसाहारी जीव कहते हैं क्योंकि यह अपने भोजन के रूप में जीवों को ग्रहण करते हैं। फिर इसके ऊपर में दिखाई दे रहा है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आने वाले जीव टर्सरी ट्रॉफिक लेवल में आने वाले जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत शेर, चीता, गिद्ध आदि जीव आते हैं। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आने वाले जीवों में एक विशेषता होती है कि यह सभी जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, लेकिन यह खुद किसी का भोजन नहीं बनता है। फिर इसके ऊपर में आता है 5 ट्रॉफिक लेवल। 5 ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत अपघटक आते हैं, जो जीवों की मृत्यु के पश्चात जीवों के मृत शरीर का अपघटन करते समय उनसे ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये अपघटक जो होते हैं वह ऊर्जा को वातावरण में पुनः मुक्त कर देते हैं। इसके अंतर्गत केचुआ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मशरूम, बैक्टीरिया आदि आते हैं। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा का उपयोग प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल में आने वाले पौधे करते हैं। उसके बाद प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल को सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल वाले जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करके उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। फिर सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल को टर्सरी ट्रॉफिक लेवल वाले जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करके उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, और टर्सरी ट्रॉफिक लेवल वाले जीवों को ग्रहण करके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल वाले जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जब इन सभी जीवों में से किसी भी जीव की मृत्यु होती है तो उनके मृत शरीर का अपघटन करते समय अपघटक जो होते हैं वह उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। उसके बाद यह अपघटक उस ऊर्जा को वातावरण में पुनः मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से होता है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह। तो फ्रेंड्स, ये होगा ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फोर्थ पॉइंट, स्टेप ऑफ एनर्जी फ्लो। उसके बाद इस वीडियो का फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टेप ऑफ एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह 2 चरणों में पूर्ण होता है, जिसमें से पहला है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, दूसरा है फ्लो पथ ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। प्रत्येक इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है तथा प्रत्येक इकोसिस्टम में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक जीव पाए जाते हैं, जिनमें से सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करने के लिए केवल उत्पादक ही सक्षम होते हैं। उत्पादक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य से प्राप्त 100% ऊर्जा में से 2% ऊर्जा का उपयोग करके क्लोरोफिल, भूमिगत जल और वातावरणीय CO2 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके सूर्य की 2% ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में या भोज्य पदार्थ के रूप में संचित कर लेता है। यहाँ पर ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी को यदि हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सन है। इस सन से 100% ऊर्जा हमारे इकोसिस्टम में आ रही है, और हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी उपस्थित हैं, जिनमें से सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करने के लिए केवल उत्पादक ही सक्षम होते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वह सूर्य से आने वाली 100% ऊर्जा में से केवल 2% ऊर्जा का ही उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए करते हैं, और बाकी 98% ऊर्जा जो होती है वह इकोसिस्टम के अन्य कार्यों में खर्च हो जाती है। पेड़ पौधे जो होते हैं वह सूर्य से प्राप्त होने वाली 100% ऊर्जा में से 2% ऊर्जा का उपयोग करके पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा भूमिगत जल और वातावरणीय CO2 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पहले सूर्य की ऊर्जा जो होती है वह प्रकाश ऊर्जा के रूप में या फिर ऊष्मा के रूप में होती है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके या फिर भोज्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित करके संचित कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से इकोसिस्टम में एकमात्र पेड़ पौधे ही होते हैं जो सूर्य के ऊर्जा को संग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। इसके बाद देखेंगे हम फ्लो पाथ ऑफ एनर्जी। फ्लो पाथ ऑफ एनर्जी को चार्ट और थ्योरी दोनों की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको। सूर्य से 100% ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। इस 100% ऊर्जा में से केवल 2% ऊर्जा का ही उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सूर्य के 2% ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके संचित कर लेते हैं। उसके बाद 100% ऊर्जा में से 2% ऊर्जा का उपयोग हो जाने के बाद 98% ऊर्जा शेष रह जाता है। इस 98% ऊर्जा में से अधिकांश ऊर्जा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ ऊर्जा को वायुमंडल के द्वारा पुनः अंतरिक्ष में परिवर्तित कर दिया जाता है और कुछ ऊर्जा भूमंडल को गर्म करने में खर्च हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, इस थ्योरी का अर्थ हम इस चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट के सबसे ऊपर में हमें सन दिखाई दे रहा है। हम सभी को पता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही होता है। तो सूर्य से 100% ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर आती है, जिसमें से 2% ऊर्जा को पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उपयोग करते हैं और उस प्रकाशीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा को वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके या फिर भोज्य पदार्थ का निर्माण करके अपने अंदर संचित कर लेता है। उसके बाद सूर्य के 2% ऊर्जा के उपयोग हो जाने के बाद वातावरण में 98% ऊर्जा जो होती है वह शेष रह जाता है। तो उसमें से कुछ ऊर्जा जो होती है उसको वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ ऊर्जा जो होती है उसको वायुमंडल के द्वारा पुनः अंतरिक्ष में परिवर्तित कर दिया जाता है और कुछ ऊर्जा जो होती है वह भूमंडल को गर्म करने में खर्च हो जाती है। इस प्रकार सूर्य के 100% ऊर्जा का वातावरण में उपयोग होता है और सूर्य के 2% ऊर्जा जो पौधों के द्वारा संश्लेषित किया गया है वह पूरे इकोसिस्टम के जीवों में स्थानांतरित होता है। अब यदि पौधों के द्वारा संचित 2% ऊर्जा को पौधों के अंदर 100% मान लिया जाए तो पौधे उस 100% ऊर्जा में से 90% ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं तथा 10% ऊर्जा को अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित कर देते हैं। हरे पेड़ पौधों को उत्पादक या प्रथम पोषक स्तर कहते हैं, अतः यह 10% ऊर्जा को द्वितीय पोषक स्तर या प्राथमिक उपभोक्ता में स्थानांतरित करते हैं। थ्योरी में कहने का मतलब है कि सूर्य के 2% ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मान लीजिए अब पौधे के पास 100% ऊर्जा हो गया, तो पौधे जो होते हैं वह 100% ऊर्जा में से अपने 90% ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है और ऊष्मा के रूप में परिवर्तित करने के बाद 90% में से जो शेष ऊर्जा बच जाती है वह उसको अपने जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए खर्च करता है। उसके बाद पौधों में 100% में से 90% ऊर्जा का उपयोग हो जाने के बाद जो 10% ऊर्जा शेष रह जाती है, तो पौधों में बचा हुआ 10% ऊर्जा पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीवों में स्थानांतरित होती है। पौधों को अपने भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं तो पौधों से यह 10% ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीवों में स्थानांतरित हो जाती है। उसके बाद जिस प्रकार से सूर्य के 2% ऊर्जा को पाकर पौधों में 100% ऊर्जा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से पौधों से 10% ऊर्जा को पाकर प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों में भी 100% ऊर्जा हो जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के जीव इस 100% ऊर्जा में से 90% ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक क्रिया को पूर्ण करने के लिए करते हैं और 10% ऊर्जा को तृतीयक पोषक स्तर में स्थानांतरित कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आने वाले जीव जब पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करके 10% ऊर्जा को उनसे प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों में भी 100% ऊर्जा हो जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आने वाले जीव भी अपने 100% ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है और 90% ऊर्जा में जो ऊर्जा शेष रह जाती है उनको अपने जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए खर्च करता है। उसके बाद 100% में से 90% ऊर्जा का उपयोग हो जाने के बाद जब उसके पास 10% ऊर्जा बच जाती है तो वह ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आने वाले जीवों में स्थानांतरित हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर को अपने भोजन के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण करता है तो किसी भी पोषक स्तर में उपस्थित सारी ऊर्जा उसको ग्रहण करने वाले पोषक स्तर में स्थानांतरित नहीं होती है। पूरे ऊर्जा में से ऊर्जा का केवल कुछ भाग ही दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होती है। यही प्रोसेस द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आने वाले जीव भी करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता से 10% ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद इसके पास भी 100% ऊर्जा हो गया तो यह भी अपने 100% ऊर्जा में से 90% ऊर्जा को अपने जैविक क्रियाओं के लिए खर्च करेगा और 10% ऊर्जा जो बचेगा वह तृतीयक उपभोक्ता में स्थानांतरित कर देगा और उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता के जीवों में भी यही प्रोसेस होगा।
जब तृतीयक उपभोक्ता वाले जीव द्वितीयक उपभोक्ता वाले जीवों से 10% ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो उसके पास भी 100% ऊर्जा हो जाएगा, तो वह भी अपने 100% ऊर्जा में से 90% ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए खर्च करेगा। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता में भी 10% ऊर्जा बच जाती है। तो तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं वह किसी का आहार नहीं बनते हैं, तो जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके मृत शरीर का अपघटन करने वाले जीव, जिसे हम अपघटक कहते हैं, तो जब यह अपघटक जीव उनके मृत शरीर का अपघटन करते हैं तो उनके मृत शरीर का अपघटन करते समय अपघटक जीव उसके 10% ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद अपघटक जीव में भी उस 10% ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद उसमें भी 100% ऊर्जा हो जाती है। तो अपघटक जीव भी अपने 100% ऊर्जा में से 90% ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए खर्च करता है और जो 10% ऊर्जा होता है उसको वातावरण में मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से वातावरण में या फिर इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह पौधों से प्रारंभ होता है, पौधों से यह प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में आता है और तृतीयक उपभोक्ता किसी का आहार नहीं बनते हैं तो तृतीयक उपभोक्ता के मृत्यु के पश्चात यह अपघटक में जाता है और अपघटक से यह वातावरण में पुनः मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये इसका थ्योरी है। जो चार्ट में हमने देखा, जो चार्ट में हमने समझा, वही लिखा हुआ है। इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह का जो प्रोसेस होता है उसमें जब भी कोई पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण करता है तो उसमें केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, तो इसे हम लॉ ऑफ 10% का नियम या फिर लॉ ऑफ 10% भी कहते हैं। इसके बाद इन सारे पॉइंट को पढ़ने के बाद हम 5 में देखेंगे इसका कंक्लूजन, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसके कंक्लूजन को। प्रत्येक इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है तथा सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सभी सजीवों में से केवल हरे पौधे ही सक्षम होते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के उष्मीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके संचित कर लेता है और फिर यह संचित ऊर्जा पौधों से होते हुए इकोसिस्टम के प्रत्येक पोषक स्तर में पहुंचता है और अंत में अपघटक के द्वारा वातावरण में पुनः मुक्त कर दिया जाता है। इसमें केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है, अतः इसे लॉ ऑफ 10% भी कहते हैं। एग्जाम में इस क्वेश्चन को 3 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, दूसरा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम और तीसरा 10% का नियम या लॉ ऑफ 10%। इसके बाद 6 में हम देखेंगे रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस नोट्स को कहाँ से प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहला है डॉक्टर SM सक्सेना, दूसरा है डॉक्टर HN बैजल, तीसरा है डॉक्टर VK तिवारी। ये सभी बुक्स के नाम हैं। इन सभी बुक्स की हेल्प से मैंने इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। आपको एग्ज़ाम में भी रेफरेंस बुक का नाम लिखना होता है तो आप इन सभी बुक के नाम को लिख सकते हो यदि आप इस नोट्स को प्रिपेयर करते हो तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के BSc के क्लासेस, BSc के नोट्स आपके लिए लेकर आते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।